हेलो सुपर फ्रेंड्स। अब वैसे तो यूजुअली मैं मूवीज के रिव्यूज बनाता नहीं हूँ, लेकिन इतने दिनों बाद कोई सुपर हीरो मूवी थिएटर तक पहुंच पाई है और वंडर वुमन मेरी फेवरेट कैरेक्टर भी है, तो मैंने सोचा कि मुझे वंडर वुमन 1984 कैसी लगी आपके साथ शेयर किया जाए। छोटे से रिव्यू के बाद ये देखेंगे कि मूवी के एंडिंग का वंडर वुमन 3 से क्या कनेक्शन हो सकता है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी था, उसका भी मतलब समझेंगे। तो इन शॉर्ट जो चीजें 2-3 वीडियोस में यूजुअली बताई जाती हैं, आज हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। इसीलिए स्पॉयलर्स भी काफी होने वाले हैं, तो पहले से स्पॉइलर वार्निंग। अब कोविड से पहले जितनी भी मूवीज इस साल रिलीज होने वाली थी, उनमें से मैं वंडर वुमन 84 के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। इतने गजब के ट्रेलर्स थे। मूवी देखने के बाद कह सकते हैं कि काफी हद तक मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी। गैल गैडोट को स्माइल करते हुए देखना भी दिल को एक अलग लेवल का सुकून देता है, और खासकर जब वो वंडर वुमन कॉस्ट्यूम में हो तो मजा और भी दुगना हो जाता है। क्रिस पाइन का स्टीव ट्रेवर रिटर्न करता है। अब ट्रेलर्स देख के काफी कंफ्यूजन थी कि ट्रेवर वापस कैसे आ सकता है। वो तो पहली मूवी में मर चुका था, और डायना को ये सब देखकर अजीब क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन मूवी में इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि डायना के क्रिस्टल से विश मांगने के बाद स्टीव की कॉन्शियसनेस एक अनजान आदमी के अंदर आ जाती है और वो लोगों को स्टीव ट्रेवर की तरह दिखता है। लेकिन इस विश के बदले में वंडर वुमन की पावर्स भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। यहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी देखने को मिली, जैसे शुरुआत में ट्रेवर मिरर में देखता है तो उसे उसी अनजान आदमी का फेस दिखता है, लेकिन बाद में मूवी में कई बार स्टीव मिरर के सामने से निकला तो उसका ही फेस दिख रहा था। क्रिस्टिन विग ने बारबरा और चीता का रोल प्ले किया, जो कि शानदार था। इस रोल के लिए वो डायरेक्टर पैटी जेनकिंस की पहली चॉइस थी। और मैक्सवेल लॉर्ड का रोल मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स पेड्रो पास्कल ने प्ले किया। नार्कोस, गेम ऑफ थ्रोन्स और अब द मैंडलोरियन में जिस तरह के रोल पेड्रो पास्कल ने किए हैं, वंडर वुमन 1984 में तो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। मुझे तो अजीब भी लगा और काफी अच्छा भी लगा। खासकर जिन्होंने द मैंडलोरियन का सीजन 2 अभी खत्म किया होगा, उन्हें भी ऐसा ही लगेगा। अब एक्शन की बात करें तो जितना भी था शानदार था, लेकिन और भी हो सकता था अगर एक सुपर हीरो मूवी की तरह देखें। वंडर वुमन और चीता की फाइट और भी लंबी और भी अच्छी हो सकती थी। कॉमेडी भी थी। क्रिस पाइन जिस तरह से ईयर 1984 में फिट होने की कोशिश कर रहे थे, वो काफी फनी था। प्लस क्रिस्टियन विग भी फनी थी। साथ में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिले, डायना और स्टीव के बीच में और मैक्सवेल लॉर्ड और उसके बेटे के बीच में। तो ओवरऑल मूवी में वो सारे एलिमेंट्स थे जिससे ऑडियंस एंटरटेन हो सके। लेकिन जो चीजें मेरी उम्मीद से कम थी, वो थी पहला तो मूवी के टाइटल में ईयर 1984 का होना, जो पहले तो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा था कि मूवी में शायद किसी रियल वर्ल्ड इंसिडेंट को इंक्लूड किया जाए। लेकिन मूवी में 1984 की इतनी कुछ इंपॉर्टेंस थी नहीं। 1984 की जगह 1983 या 1985 भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दूसरी चीज ये भी थी कि मूवी के पहले हाफ ने जो एक्सपेक्टेशन सेट की थी, सेकंड हाफ में वो सही से पूरी नहीं हो सकी। मतलब पहला हाफ जितना अच्छा था, सेकंड हाफ उतना अच्छा था नहीं। लेकिन ओवरऑल मूवी एंटरटेनिंग थी। ये कह सकते हैं कि ये शज़ाम से अच्छी थी, पर एक्वामैन के लेवल तक पहुंच नहीं पाई अगर डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी मैं तो गैल गैडोट को देखकर ही खुश हो जाता हूँ। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे वाला हाल हो जाता है मेरा तो। खैर, अब मूवी की एंडिंग की बात करें तो जो इच्छा पूरी करने वाला क्रिस्टल था ड्रीम स्टोन, मैक्सवेल लॉर्ड ने खुद को उसमें ट्रांसफॉर्म करके सारी दुनिया की विशेष पूरी करने लगा और बदले में कुछ ना कुछ लेता भी रहा। लेकिन लास्ट में लेस ऑफ ट्रुथ की वजह से उसे रियलाइज हुआ कि सबकी विशेष पूरी करने में जो तबाही होने लगी, वो उसके बेटे को भी लपेटे में लेने वाली थी। तो वो अपनी पावर छोड़कर अपने बेटे के पास चला जाता। और मेरे ख्याल से यहाँ से मैक्सवेल लॉर्ड का रोल खत्म हो गया डीसी से। बट बारबरा लास्ट पे अपनी नॉर्मल स्किन में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है। पहला, जैसे कॉमिक्स में चीता नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, अगर ऐसा मूवी में भी है तो चीता के पास अभी भी पावर्स हैं, क्योंकि जब सारी दुनिया वाले अपने विशेष छोड़ रहे थे तो चीता को ऐसा करते हुए नहीं दिखाया गया। तो उसका फ्यूचर वंडर वुमन 3 में दिख सकता है। लेकिन अगर कॉमिक्स की तरह वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब मैक्सवेल लॉर्ड के ड्रीम स्टोन की पावर्स छोड़ते ही उसकी भी पावर्स चली गई होंगी। वैसे मुझे पहली पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। अगला डाउट ये हो सकता है कि स्टीव ट्रेवर का क्या हुआ। तो जैसे ही डायना ने अपनी विश छोड़ी, स्टीव ट्रेवर की कॉन्शियसनेस उस अनजान आदमी के पास से चली गई, तो स्टीव ट्रेवर का काम भी खत्म हो गया। दूसरी तरफ उस अनजान आदमी की इतने दिनों की मेमोरी भी गायब हो गई होगी, क्योंकि तभी वो डायना को क्रिसमस पर देख कर भी पहचान नहीं पाया। वंडर वुमन की कुछ नई पावर्स भी देखने को मिली इस मूवी में, जैसे वो चीजों को इनविजिबल कर सकती है। प्लस वो लॉस ऑफ ट्रुथ की हेल्प से अब लाइटनिंग पे भी राइड कर सकती है। बिल्कुल स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही थी, और इतनी बड़ी बड़ी जंप्स मार रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो उड़ भी सकती है। तो इन सबको मिला के काफी अच्छे अच्छे सीन्स क्रिएट हो गए थे। अब एक मिड क्रेडिट सीन भी था इस मूवी में, जिसमें अमेजॉन वॉरियर एस्टीरिया अर्थ पर दिखती है, जो गोल्डन आर्मर की पहली यूजर थी, जिसका रोल लिंडा कार्टर ने प्ले किया था, जो 1975 से 1979 तक एक टीवी सीरीज में वंडर वुमन प्ले करती थी। तो ये उसी का रेफरेंस था, एक तरह की ट्रिब्यूट थी। तो अब बस इतनी सब बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी इस मूवी से रिलेटेड। अब जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता ही होगा कि मैं मूवी कल ही देख चुका हूँ। काफी लोगों के मैसेजेस भी आए कि रिव्यू क्यों नहीं आया, तो यार थोड़ा बिजी हो गया था। फिर मैंने सोचा कि रिव्यू, एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन सब एक ही साथ एक ही वीडियो में बता दूंगा तो सही रहेगा, तो इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अब आप इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि कल आपको एक शोडाउन मिलेगा पक्का, 2 सुपर विलन्स के बीच। तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू एस्बेरी की वीडियोस देखते रहिए।